हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, रिबल्स इन द राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रेशंस। अब हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं पिछले 2 वीडियो में, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इजी नहीं था इस रिवॉल्ट को सप्रेस करना। उनको बहुत मेहनत लगी होगी क्योंकि रिवॉल्ट बहुत बड़ा था और लोग जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स थे, और वो बहुत अपनी पूरी ताकत से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे थे। अब क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को ये तो समझ में आ गया कि बहुत से जो जगह हैं वो उनके हाथ से निकल चुके हैं, इसलिए उस जगह को जीतने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपनी ट्रूप्स को, फिर से अपनी आर्मी को भेजना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया को कनकर कर लो। तो वापस से नॉर्थ इंडिया को जीतने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे सीरीज़ ऑफ लॉज लेकर आए और उसमें से बहुत सारे एक्ट उन्होंने मई जून में 1857 में पास किए, जिसमें से क्या हुआ कि उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंदर रख दिया। और मार्शल लॉ के अंदर रखने से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ के अंदर हम तो रख ही रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया को, साथ ही साथ हर मिलिट्री ऑफिसर और इवन एक ऑर्डिनरी ब्रिटिशर जो है उसको भी ये राइट है कि तुम जो है अगर तुम इंडियन को पनिश करना चाहते हो तो उसको पनिश कर सकते हो। यानी कि अब जो है पनिशमेंट कौन देगा, यानी कि नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी ब्रिटेन भी है, कोई ब्रिटेन में रहता है, वो इधर आ गया और वो नॉर्मल है, उसके पास कोई पोजीशन नहीं है, वो साधारण आदमी भी है, फिर भी वो क्या कर सकता है, रिबेलियन को क्या कर सकता है, जो उसने किया हुआ है, जो लोग रिबेलियन कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनको पनिश कर सकता है। इसका मतलब यही था कि नॉर्मल प्रोसेस जो लॉ एंड ट्रायल का था उसको सस्पेंड कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और ये बता दिया कि रिबेलियन की तो सिर्फ एक ही पनिशमेंट है, और वो एक पनिशमेंट क्या है, डेथ। यानी कि जहाँ पे भी दिखे रिबेलियन उनको सीधा मार दो, अगर वो दिखे भी नहीं, बस तुमको ऐसा लगता है कि हाँ इन लोगों ने रिवॉल्ट किया होगा तो इस शक में भी मार सकते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह दिया था। अब ये सारे नए लॉज आ जाते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया में अपनी ट्रूप्स भेजते हैं। अब ट्रूप्स कैसे भेजते हैं, क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली की तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है, क्योंकि यही चीज़ कौन मानते थे, वो रिबेलियंस भी मानते थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपना राज जमाया। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी क्या चाहते थे कि सबसे पहले दिल्ली को जीते, इसलिए उन्होंने 2 तरफ से अटैक किया। पहला अटैक कहाँ से किया कि वो कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया में घुसे, और दूसरा पंजाब से दिल्ली की तरफ गए, ताकि वो क्या कर सके, इस एरिया को, दिल्ली को फिर से जीत सके। और ऐसा करने में उनको टाइम भी काफ़ी लगा, लेकिन फिर भी जो अटेम्प्ट्स उन्होंने दिल्ली को जीतने के लिए स्टार्ट किए थे वो अर्ली जून 1857 में किए थे, और बाय सितंबर वो दिल्ली को कैप्चर कर चुके थे। अब जब लड़ाई हुई तो दोनों ही तरफ जो लॉसेस थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग जो थे रिबेल करने वाले नॉर्थ इंडिया में, वो जगह जगह से दिल्ली में आए थे दिल्ली को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि दिल्ली की सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है, गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में भी हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो फिर से रीकॉन्क्वेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो रीकॉन्क्वेस्ट है, फिर से एरिया को कैप्चर करना है, ये बहुत स्लो प्रोसेस में करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि उनको हर एक एरिया जो है वो विलेज बाय विलेज जीतना पड़ता है। वो सीधा एक एरिया अपने हाथ में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उधर भी बहुत सारे लोग जो है रिबल कर रहे थे। गांव का इलाका हो या और कहीं का इलाका हो, लोग बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो क्या है, फाइट कर रहे थे। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स को ना ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये म्यूटिनी तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, एक बहुत ज़्यादा लोगों में सपोर्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। लोग एकदम तंग आ चुके हैं ब्रिटिशर से, इसलिए ऐसा लगता है कि मानो पूरी की पूरी जनता ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए आ गई हो। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अवध में जो लड़ रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी मेल पॉपुलेशन है उसका 3/4 यानी 75% वहाँ की जो मेल
फीमेल पॉपुलेशन थी ना, वो क्या कर रही थी, रिबेल कर रही थी। तो मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा गांव ही उठकर आ गया था रिबेल करने के लिए, लड़ने के लिए। और इसीलिए क्या हुआ कि बहुत सारे एरिया जहाँ पे रिबेल कर रहे थे इंडिया में, उन्हें 1857 में काबू कर लिया। लेकिन यही रेजिस्टेंस अवध में बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ लोग लड़े थे। इसीलिए अवध को कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को बहुत मेहनत हुई, बहुत दिक्कत हुई, और मार्च 1858 तक आते आते ही वो उस जगह को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए थे। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री पावर तो बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ किया, लेकिन सिर्फ एक यही स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ नहीं की, उन्होंने और तरीके भी अपनाए थे इस युद्ध को जीतने के लिए, रिबेलियंस को सप्रेस करने के लिए। उन्होंने और क्या किया, जैसे ही उत्तर प्रदेश में बिग लैंड होल्डर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये दोनों लोग साथ में मिले और इन्होंने साथ में डिसाइड किया, लैंड होल्डर्स और पीजेंट ने, कि हमें तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एकदम साथ आकर यूनाइट होकर लड़े भी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि ये तो साथ है, इसीलिए हमें इन्हें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बिग लैंड होल्डर्स को ये प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया कि तुम जो है हमारी तरफ आ जाओ, हम तुमको तुम्हारे महल, तुम्हारे ईस्टेट, तुम्हारे फोर्ट्स जो है वापस दे देंगे। अब जो लैंड होल्डर्स रिबेल कर रहे थे, फिर भी इस ऑफर्स के बाद उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, मतलब उसको हटा दिया गया। और जो लोग आ गए ब्रिटिशर्स के साथ, उनको रिवॉर्ड दिए गए। बहुत सारे ऐसे लैंड होल्डर थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते लड़ते जो है उनकी डेथ हो जाती है, और कुछ जो है वो नेपाल भाग जाते हैं और वहाँ पर उनकी इलनेस की वजह से या स्टारवेशन की वजह से डेथ हो जाती है। इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। अब हमें कैसे इस रिवल के बारे में पता है, तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है, तो हमें पता चलता है इन प्रोक्लेमेशन से, इश्तिहार, नोटिफिकेशन से पता चलता है। उस टाइम पे अगर लेटर किसी ने एक दूसरे को लिखे हैं इस रिबेलियन से जुड़े हुए, तो उनके बारे में पता चलता है। कोई रिबेल लीडर है, उसने लेटर लिखा है, तो उससे पता चलता है। ब्रिटिशर्स के बहुत सारे रिकॉर्ड है, लेटर है, डायरीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, ऑफिशियल हिस्ट्रीज है, न्यूज़पेपर हुए, मैगजीन्स हुए, और स्पेशली उस टाइम की पेंटिंग हुई। पेंटिंग जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि पेंटिंग ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। वहीं पर कई बारी पेंटिंग के जरिए जो है लोगों की फीलिंग्स को शेप किया जाता है। उस टाइम पे भी बहुत सारी जो है फ़ोटो जो है उस टाइम पे सर्कुलेशन में थी, और उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। अब उस टाइम की जितनी भी फ़ोटो हम देखने वाले हैं, ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी, और ये ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट हुई थी। कैसे ये जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लोगों में भावना जगा रही थी उधर, और उधर जो है रिवेंज की डिमांड हो रही थी, यानी कि इस रिवॉल्ट को गलत दिखाने के लिए कि लोग जो है वो गलत चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं इंडिया में, ये दिखाने की कोशिश की गई थी इस पिक्चर से। तो पहली पिक्चर है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। इसमें क्या है, इसमें हमें ना पिक्चर के बारे में बताया गया है, जैसे ब्रिटिश हीरोज हैं और वो अपने इंग्लिश मैन को जो है बचा रहे हैं, इन रिबल्स को सप्रेस कर रहे हैं। एक फ़ोटो है जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये किसने बनाई है, थॉमस जॉन बार्कर ने 1859 में इसको बनाया था। उसमें वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि लखनऊ पर किसका कब्जा हो गया है, रिबेलियंस का कब्जा हो गया है। और हेनरी लॉरेंस जो कि लखनऊ के कमिश्नर हैं, उनको वो देखते हैं कि अब तो रिबेलियन से हमें अपने लोगों को बचाना पड़ेगा, तो वो सारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन को जो है इकट्ठा करते हैं और उनको किसी रिफ्यूजी में कहीं पर भेज देते हैं कि हाँ, यहाँ पर आप शांति से रहिए। लॉरेंस जो है वो ऐसा करने में मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपने लोगों को डिफेंड करते रहते हैं। फिर 25 सितंबर को जेम्स आउटरम और हेनरी हेवलॉक आते हैं और वो रिबेल फोर्सेस को हटाते हैं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर से ब्रिटिशर्स का राज्य हो, फिर से वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। 20 डेज़ लेटर, यानी 20 डेज़ बाद क्या होता है, कॉलिन कैंपवेल जो होते हैं वो न्यू कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं, और फिर वो अपनी पूरी फोर्स के साथ आते हैं वापस से लखनऊ को जीतने के लिए।
ब्रिटिश अकाउंट में दिखाया गया है कि लखनऊ में ये जो सर्वाइवल स्टोरी थी वो एक हीरोइक रेजिस्टेंस था, और कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है मैनेज किया वापस से लखनऊ को जीतना, और कैसे वहाँ पर ऑर्डिनरी लोग जो है क्रिश्चियन वगैरह या ब्रिटिशर्स को बचाया गया। बारकर की पेंटिंग इसी मूवमेंट को सेलिब्रेट करती है, कैंपबेल की एंट्री को सेलिब्रेट करती है। और इसमें क्या दिखाया गया है, यही दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है अपने लोगों को बचाया, और इस रिबेलियन में कैसे उन्होंने इन रिबेलियन को हराया, कैसे लखनऊ को वापस जीता। इस फोटो के थ्रू ब्रिटिशर्स क्या दिखाना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि मुश्किलों भरा टाइम जो था ब्रिटिशर्स के लिए वो ख़त्म हो गया, ये रिबेलियन ख़त्म हो गया, और लास्ट में जीता कौन, ब्रिटिशर्स ही जीते। यही है रिलीफ ऑफ लखनऊ वाली पेंटिंग। थॉमस जोन्स बारकर ने इसे बनाया है, और इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि बीच में कौन है, यही है हेनरी हैवलॉक कैंपबेल, यही लोग हैं। और इन्होंने किसके अगेंस्ट है ये लोग, इन्होंने रिबेलियन को सप्रेस कर दिया हुआ है, कुछ लोग घायल हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और बीच में इन घोड़ों का खड़ा होना ये दिखा रहा है कि फिर से ब्रिटिश राज जो है वो स्टेब्लिश हो चुका है। अब ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती है, इनके पास एक पावर होती है कि ये पब्लिक इमेजिनेशन पर इनकी पावर होती है, वो फीलिंग्स को शेप करती है, लोगों में एक इमेजिनेशन की भावना जगाती है। और इस वजह से क्या हुआ कि एक और हम फोटो देखते हैं जिसमें वायलेंस दिखाया हुआ है कि विमेन के अगेंस्ट या चिल्ड्रन के अगेंस्ट यही रिबेलियन जो है, यही रिबेल करने वाले लीडर्स जो है वो वायलेंस कर रहे थे, और पब्लिक डिमांड हो रही थी ब्रिटेन में किसकी, कि इनसे बदला लो, इन रिबेलियन से बदला लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा जा रहा था कि इनोसेंट विमेन को बचाओ, उनकी सेफ्टी देखो, इन हेल्पलेस चिल्ड्रन को बचाओ। और इससे रिलेटेड जो है एक पिक्चर बनाई गई है इन मेमोरियम, ये बनाई है जोसेफ नॉलन पेटोन ने, और ये कब बनाई है, म्यूटिनी के 2 ईयर्स बाद में, यानी 1859 में ही ये भी बनी है। और इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि जो इंग्लिश विमेन है, यानी कि जो औरतें हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो औरतें हैं वो और उनके जो बच्चे हैं वो एक सर्कल में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिख रहे हैं, लेकिन वो किसका वेट कर रहे हैं, डिसऑनर्स, वायलेंस एंड डेथ का वेट कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है रिबेल वाले लोग आ रहे हैं, रिबेलियंस आ रहे हैं, और वो उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ वायलेंस करेंगे। तो वो एक जगह जहाँ पर बैठे हैं वो वायलेंस का ही सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। अब उसमें वायलेंस दिखाया तो नहीं है, लेकिन उस फोटो के थ्रू यही दिखाने की कोशिश की गई है कि कितने बुरे हालात हैं, रिबेलियंस कितने गलत हैं और ब्रिटिशर्स कितने सही है। उसी फोटो में बैकग्राउंड में दिखाया जा रहा है कि कैसे ब्रिटिशर्स इन औरतों को बचाने के लिए आते हैं। यही है वो फ़ोटो इन मेमोरियम। इसमें ये औरतें दिखाई हैं, ये इनके बच्चे दिखाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा एकदम दुख में है कि अब तो वायलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता, अब हमारी जान या हमारी ऑनर को कौन बचाएगा। ये सब सोच कर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और पीछे से किसे आता दिखाया जा रहा है, पीछे से ब्रिटिशर्स को आते दिखाया जा रहा है कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो इनकी रक्षा करने के लिए, इनके ऑनर को बचाने के लिए आने वाले हैं। ऐसे ही ये एक फ़ोटो है, इसमें जो औरत दिखाई जा रही है उसे मिस व्हीलर कहा जा रहा है। और ये मिस व्हीलर को क्या दिखाया जा रहा है कि हर जगह पे ये नहीं दिखाया जा रहा था कि जो औरत थी वो हेल्पलेस थी, कुछ जगह पे ये भी दिखाया जा रहा था कि औरत जो थी वो एग्रेसिव थी, अपने ऑनर को बचा सकती थी, और सिंगल हैंडेडली उसने क्या किया है, रिबल्स को अटैक किया है, उनको मार गिराया है। एक तरीके से इस औरत को क्या दिखाया, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, यानी ब्रिटिशर के तौर पे दिखाया है। और एक तरीके से यहाँ पे ये जो किताब दिखाई है वो बाइबल है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मिस व्हीलर है वो अपने ऑनर को खुद बचा सकती है और खुद बचा रही है। और ये जो है वो बैटल है अपने क्रिश्चियनिटी के ऑनर को बचाने का। इसी तरीके से ये फ़ोटो है, इस फोटो में ये जो औरत दिखाई जा रही है उसे क्या माना जा रहा है, जस्टिस का सिंबल माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये जो जस्टिस की सिंबल है, ये जो फिगर जो है वो अपने एक हाथ में क्या लिए हुए, तलवार लिए हुए है, दूसरे हाथ में शील्ड है और एग्रेसिव है, लड़ रही है।
और जो है रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है। और क्या है, जितने भी ये रिबेलियंस है जो है, जो रिबेल लीडर्स हैं, इनको मार रही है। और साथ ही साथ जो इंडियन वुमेन है, जो उनके बच्चे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है कि उनको भी इस फोटो में दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो जो है वो डर रहे हैं एकदम इस जस्टिस के फिगर को देखकर, क्योंकि वो उनके घर वालों को मारा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। मतलब दिखाया जा रहा है कि उस टाइम पे क्या है, ब्रिटिशर्स बदला ले रहे हैं और इंडियन जो लीडर्स हैं या रिबेलियंस जो है उनको बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, कायर दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ही ये फोटो दिखाया गया है। इसमें ये जो लैंड है वो कहाँ का दिखाया है, ब्रिटिशर्स का दिखाया हुआ है। और ये जो लॉ यहाँ पे बंगाल टाइगर दिखाया गया है, तो दिखाया जा रहा है कि ये जो ब्रिटिश लॉयन है ये बंगाल टाइगर पे जो है हमला कर रहा है और उसको दबा रहा है। अब काफ़ी जगह ना ऐसे फ़ोटो भी जो है वो पब्लिश हुए, मतलब कि निकाले गए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में। ये फ़ोटो क्या है, इस फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है वो जो लोग थे, रिबेलियंस थे, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। क्योंकि अब तो है सप्रेस कर चुके थे ब्रिटिशर्स, तो अब जब वो सप्रेस कर चुके हैं तो कैसे आखिर उनको जो है उनसे बदला लिया जा रहा है। कई बार उन्हें गन से उड़ा दिया जा रहा है, कई बार उनको फांसी लगा दी जा रही है। ऐसे फ़ोटो भी जो है वो पब्लिश किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। और एक तरीके से लोगों में ये फीलिंग जगाने के लिए कि हाँ, हमने सही तरीके से बदला लिया है और लास्ट में ब्रिटिशर्स ही जीते हैं, ऐसा दिखाने के लिए ये फ़ोटो जो है वो जर्नल्स में पब्लिश की जाती थी। ये दिखाया जा रहा है कि उन्हें कैसे जो है फांसी लगाकर जो है मारा जा रहा है। अब उस टाइम पे ये फ़ोटो भी बहुत वायरल हो रही थी। ये कौन थे, ये थे गवर्नर जनरल कैनिंग। और ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमें थोड़ी दया भावना दिखानी चाहिए, किस पर, इन्हीं सिपोइस पर, ताकि हम इनकी जो फिर से हम इनका भरोसा जीत सकते हैं। इसीलिए ये क्या चाहते थे कि थोड़ी सी मर्सी दिखाओ इन लोगों पर। अब मर्सी तो ये दिखाना नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स, और वो क्या कर रहे थे, इसलिए केनिंग का मजाक उड़ा रहे थे ब्रिटिश प्रेस में। और उसी में ये फ़ोटो निकली थी, ये दिखाते हुए कि केनिंग क्या कर रहे हैं, किसके हाथ में रख रहे हैं, एक सिपोई के हाथ में जो है, उसके सर पर जो है अपना हाथ रख रहे हैं। और उस सिपोई के दोनों हाथ में क्या है, दोनों हाथ में तलवार है जिससे खून टपक रहा है। फिर भी ये क्या दिखाना चाहते हैं, मर्सी दिखाना चाहते हैं। एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते हुए पंच जो है एक जनरल हुआ करता था, उसमें जो है ये फ़ोटो पब्लिश हुई थी। अब जब 20th सेंचुरी में नेशनल मूवमेंट हुआ था तो उसकी इंस्पिरेशन वो लोग किससे लेते थे, 1857 के रिवॉल्ट से ही लेते थे। क्योंकि वो मानते थे कि 1857 जो था, जिसका रिवॉल्ट जो था, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। हम अपनी आज़ादी के लिए सबसे पहली बार तभी लड़े थे और तभी सबसे पहले सारे सेक्शन के लोग एक साथ आए थे ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए। आर्ट लिटरेचर ने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी हिस्ट्री में, और वो 1857 की मेमोरी को हमारे अंदर ज़िंदा रखने में आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत बड़ा हाथ है। जो लीडर रहे हैं रिवॉल्ट के, उनको कैसे दिखाया गया है, हीरोइक फिगर्स जो कि बैटल में गए, अपनी कंट्री के लिए लड़े, लोगों में जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई और इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। उनके लिए काफ़ी सारे पोएम्स भी लिखे गए हैं। रानी जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके लिए भी पोएम्स लिखे गए हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि उनके एक हाथ में तलवार थी और वो घोड़े पर बैठकर जो है, एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और वो बहुत ज़्यादा जो है अपने देश के लिए लड़ी और उसी के लिए वो शहीद हो गई। ऐसा भी जो है उनके लिए भी जो है वो क्या लिखी गई है, पोएम लिखी गई है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक उनके लिए पोएम लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे काफ़ी सारे जो है पोएम्स लिखे गए ताकि उनकी मेमोरीज़ को हम अपने ध्यान में रखें। बहुत सारे प्रिंट में जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को कैसे दिखाया गया है कि वो जो है बैटल में जा रही है आर्मर पहनकर, उनके एक हाथ में क्या है, तलवार है, एक हाथ से वो घोड़े को संभाल रही है और वो क्या कर रही है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने कंट्री के लिए आवाज़ उठा रही है। तो ये जो इमेजेस है ये पेंटर्स ने बनाई है उस इवेंट की और एक तरीके से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की है। ये जो इमेजेस है ये लोगों की भावना, इमोशन, फीलिंग्स, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सेंसिबिलिटीज़ को शेप करते हैं।
और क्या करते हैं कि ये जो है शेप करते हैं नेशनलिस्ट इमेजिनेशन, ये लोगों में देश के लिए मतलब देशभक्ति की भावना जगाते हैं, देश के लिए प्यार जगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया और ये पूरा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।